हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से और द एडिटर पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये जो प्रपोज जो सरकार एग्री मार्केटिंग लॉज में जो तब्दीली लाने का या रिफॉर्म्स लाने का बात कर रही है, उससे जो फार्मर की जो लॉन्ग स्टैंडिंग नीड्स है वो कैसा पूर्ति हो सकती है, उसी पे ये आर्टिकल है। और आर्टिकल लिखे हैं अशोक गुलाटी जी ने। और दूसरा जो आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे ये है सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, फाइटिंग द अदर कंटीजन। यहाँ पे बोला गया है कि हमें मानवता और इंडिया को आगे रखना चाहिए। हमारा सभी भेदभाव को दूर करके हमें मानवता और भारत की हित के बारे में सोचना चाहिए। ये कोरोना वायरस की अगेंस्ट में जो फाइट है उस पर। और तीसरा जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हमारा एडिटोरियल पेज से आर्टिकल 12 स्वराज। ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मुहिम रखी है उसी पे ये आर्टिकल है। और ये कैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग अर्थनीति का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ला सकता है और हमारा जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकता है, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए चलिए एनालाइज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स का। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर, और ये आर्टिकल लिखे हैं अशोक गुलाटी जी ने। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले पैराग्राफ में तो राइटर ये कहते हैं कि जो मोदी जी को तो मतलब सराहना करना चाहिए, जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाई हैं देश की जो एग्री मार्केटिंग सिस्टम में। और ये अगर मतलब जो रिफॉर्म्स जो कि बोला गया है उस तरह अगर काम हुआ तो ये बहुत ही मतलब कारगर होगा एक एफिशिएंट सप्लाई चेन बनाने में, और फार्मर्स को अपना जो प्रोडक्ट्स की या फसल की अच्छा रिटर्न्स मिलने में। और जो कंज्यूमर्स है उनको भी ये इंश्योर होगा कि उनको बेटर प्रोडक्ट्स मिले, मतलब फार्मर से या एग्री मार्केट से बेटर प्रोडक्ट्स मिले, और उनकी जो बजट है उस पर भी मतलब बहुत असरदार होगा, या उनके बजट पे भी ये ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होगा, ये उनके बजट फ्रेंडली भी होगा। तो ये कहते हैं कि जो रिफॉर्म्स अगर वाकई कारगर हुआ तो ये फार्मर्स के लिए भी अच्छा होगा और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा होगा, ये कहना है राइटर का। और दूसरे पैराग्राफ में राइटर अशोक गुलाटी जी ये कहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के जो पैकेज थी ये जो आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का, इसमें 11 मेजर पॉइंट्स है, और इसमें जो 8 जो पॉइंट है वो पर्टेन करता है मिसलेनियस आइटम्स, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम ₹1 लाख करोड़ फॉर बिल्डिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, और 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा बी कीपिंग के लिए, मतलब जो बी उत्पादन जो हनी बी है उसकी उत्पादन या उसकी प्रमोशन के लिए। और जो तीसरा है वो है मतलब वो ₹500 करोड़ फॉर जो एसेंशियल जो वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि टोमेटोज़, ऑनियंस, पोटैटोज़, आलू, प्याज और अदर फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए ये रखा जाएगा उनकी स्टोरेज और उनकी सप्लाई के लिए। तो वो राइटर कहते हैं कि ये जो स्टेप्स है ये तो राइट डायरेक्शन में है, सही दिशा में है, लेकिन हमारे पास ये डिटेल नहीं है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ पैसा रखने की देखिए पैसा अलॉट करने की सरकार ने बात की है या फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, लेकिन वो कैसा इम्प्लीमेंट होगा या कैसे कारगर होगा उसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ डिटेल्स में नहीं बताया। तो मोस्ट जो स्कीम्स था इससे पहले भी जैसे कि जो फार्मर्स इनकम को डबल करने का जो प्रोजेक्ट था बाय 2022, और जो प्रोग्राम फॉर टू कंप्लीट 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बाय 2019 जो की स्कीम्स था उससे पहले, तो उसका जो सक्सेस रेट था वो सिर्फ 50% था, क्योंकि सिर्फ उसमें भी इसी तरह आपका पैसा अलॉट किया गया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाएगा वो डिटेल्स भी नहीं था, और इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होने के हेतु वो सब उतना कारगर नहीं हुआ, या हुआ भी है तो आधा कारगर हुआ, आधा फेलर हुआ है। तो राइटर अशोक गुलाटी जी कहते हैं कि वो उतना खुश नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो निर्मला सीतारमण जी का जो स्पीच था उससे वो उतना खुश नहीं है। और राइटर ये कहते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें जो प्रशंसनीय चीज़ या जो उत्साहपूर्ण जो पॉइंट्स था वो उनका जो लास्ट 3 पॉइंट्स था स्पीच में, बजट स्पीच जो ये पैकेज का स्पीच में, वो मतलब ज़्यादा उत्साह करने लायक था। और ये था जो पहले जो था ये जो अमेंडमेंट जो उन्होंने लाने का बात की थी, जो ECA है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955, उसकी जो अमेंडमेंट की बात की है वो काफ़ी उत्साहपूर्ण है, ये कहना राइटर का। तो इसमें तो जो ये ECA से क्या होगा, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जाएगा जिससे जो फार्मर्स को उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने का उनको अनुमति दिया जाएगा टू एनीवन आउटसाइड द APMC मंडी यार्ड,
जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन की जो आपका जो सेंटर्स थी उनकी मंडी थी, उनसे अलावा कहीं भी ये जो अमेंडमेंट अगर लाया या सरकार ने ईसीए में, तो वो कहीं भी फार्मर्स अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकती है और हैविंग बैरियर फी और कोई बिना रोक टोक का उनको इंटरस्टेट ट्रेड करने का मौका मिलेगा और एक लीगल फ्रेमवर्क हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क मतलब बिल्डअप होगा और जो बायर है वो मतलब एक एश्योर्ड प्राइस में जो फसल है फार्मर से खरीदेगी। इससे क्या होगा, उसका क्रॉप इंश्योरेंस मतलब जो खेती की जो फसल की जो बुआई, जब उस सीड बोएगा तभी उसको इंश्योर कर दिया जाएगा कि उसका फसल का उत्पाद का उसको उपयुक्त लाभ मिलेगा। वो तो ये एक तरह का एक क्रॉप इंश्योरेंस के टाइप से काम करेगा और इससे काफ़ी उत्साहित है राइटर। और राइटर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसका जो एक्ट ऑफ 1955 है, उसकी जो रूट्स है वो कहते हैं कि वो जो कॉलोनियल एरा की जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ 1943 से उसका उत्पत्ति हुई थी। और उस समय जब 1943 में जो आज़ादी से पहले जो 1943 का दौर था, उसमें फेमिन का दौर था। लोग मतलब देश भूखमरी से मतलब जो स्टॉकेज से जो स्टोरेज में जो मतलब खाद्य फसल मतलब गोडाउंस में स्टोर होने के वजह से मार्केट में जो एसेंशियल फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था और उससे देश में भूखमरी हो गई थी। और उसी समय जो अंग्रेज सरकार ने ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 ये पास की थी और इसका जो रूट्स है ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1943 है। और ये तभी हुआ था जब फेमिन हुआ था आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सो ये एक स्कैरसिटी जो मतलब भूखमरी या जो स्कैरसिटी एरा लेजिस्लेशन है, जहाँ पे ये तब की लेजिस्लेशन है जब देश में खाद्य संकट हो रहा था या खाद्य पर्याप्त नहीं था, तभी इस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लाया गया था। और जो बीच और मिड 1960s तक क्या हुआ था, इंडिया को बैक टू बैक ड्राउट्स मतलब सूखा की वजह से खाद्य संकट बहुत हो रहा था और इंडिया को PL 480 जो इंपोर्ट्स तो वीट का कैटेगरी है वो मतलब इंपोर्ट करना पड़ा USA से। और देश को मतलब शिप टू माउथ मतलब आपका खाद्य आपको इंपोर्ट करने से ही देश की जो भूखमरी था या भूख की संकट था उसको निजात पा रही थी सरकार। तो ये शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस थी क्योंकि हमारे पास खाद्य संकट बहुत हो रहा था, ना कि हमारे पास जो स्टोरेज गोडाउंस में हमारे पास पर्याप्त खाना था और हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था US से वीट्स। तो अभी देखिए अभी का सिचुएशन क्या है दोस्तों, ये इंडिया अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गई है राइस का विश्व में और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ वीट एंड राइस आफ्टर चाइना। तो इस हाल में अभी हमारे पास इतना मतलब स्टोरेज है या इतना प्रोडक्शन हो रही है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी इस समय अगर हम जो प्रोडक्शन या स्टोरेज की में अगर लिमिटेशन लाते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से, वो उतना मतलब कारगर नहीं है और हमारा जो ग्रेनरीज है वो अभी मतलब पर्याप्त खाद्य से भरपूर है। लेकिन जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क थी जो ECA है वो 1950s की थी और ये डिस्करेज करती थी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो स्टोरेज जो खाद्य की जो स्टोरेज वो मतलब सिर्फ मतलब पब्लिक सेक्टर ही कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर की वो उसमें अलाउ नहीं थी कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो स्टोरेज से मतलब देश में भूखमरी होने का चांसेस था। और लेकिन ये तो तभी का 1950s के दौर में ही पर्याप्त था। अभी जब हमारे पास पर्याप्त खाद्य है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अगर स्टोरेज करते भी है तो उससे कोई मतलब लाभ नुकसान नहीं होगा या कोई असर नहीं होगा देश की जनता का। तो जो ECA है वो मतलब जो स्टॉकर्स थे या जो ट्रेडर्स थे उसमें स्टॉक कितना हद तक वो स्टॉक कर सकते थे उस पर भी वो लिमिटेशन ला देता था। और जो प्रोसेसर थे या एक्सपोर्टर थे सब पे एक स्टॉक लिमिट ला देता था और ये बहुत ही आसानी से इससे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से हो पाता था। तो इससे जो देश में क्या होता था, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गया था देश में। और जब हम फार्मर जब उनका प्रोड्यूस जो मार्केट तक लाते हैं जब फसल की कटाई के बाद, तो जो क्या होता था लैक ऑफ स्टोरेज की वजह से मतलब खाद्य की जो मतलब सरकार स्टोरेज करती थी और लैक ऑफ स्टोरेज की वजह से मतलब उसको पर्याप्त दाम नहीं मिलता था और जो मतलब दाम बहुत ही कम हो जाता था क्योंकि बहुत सारे फसल तो लॉस हो जाते थे। और देखिए फार्मर अगर अपना जो प्रोड्यूस है वो अगर स्टोर नहीं कर पाएगा या एक लिमिट तक स्टोर कर पाएगा तो उसको
जल्दी से जल्दी उसको सेल करना पड़ता था, क्योंकि उससे उसका फसल नुकसान होने का, अगर सेल नहीं होगा तो फसल नुकसान होने का चांसेस था। तो अगर वो फसल को मतलब उसको वो बाध्य हो जाता था किसी भी दाम पे, भले उसको नुकसान हो, उसको बेचना, क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो वो फसल मतलब नुकसान ख़राब हो जाएगा या फसल नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से उसको कोई भी दाम पे उसको बेचना पड़ता था। और जो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से जो लीन सीज़न, जब मतलब फसल की जो कटाई के बाद जो जिस सीज़न में फसल उत्पाद नहीं होता था, वो कंज्यूमर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि आम ग्राहकों को मतलब जो खाद्य फसल की जो पर्याप्त स्टोरेज की वजह नहीं होने की वजह से मतलब मार्केट में एसेंशियल फूड की कमी हो जाती थी, और मार्केट जो फूड सप्लाईज थी कम होने की वजह से उनकी दाम जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। तो इससे कंज्यूमर्स भी काफ़ी हद तक, फार्मर्स तो भुगत रहे ही थे, उससे जो कंज्यूमर्स थे वो भी काफ़ी हद तक मतलब भुगत रहे थे। तो अगर ये जो अमेंडमेंट लाया गया, जो सरकार ने जो ईसीए एक्ट में अगर अमेंडमेंट लाई, तो ये मतलब एक सही दिशा में एक कदम होगा, और ये जो रोड ब्लॉक्स थी फार्मर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, इसको हटा देगी, और वो दोनों फार्मर्स और कंज्यूमर्स के लिए ये एक मतलब मुनाफा की ये होगा, और मुनाफा होगा इसमें, और जो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी आएगा। तो ये काफ़ी हद तक मतलब प्राइस स्टेबिलिटी स्टेबल करने में सफल होगा, और फार्मर्स का भी लाभ होगा और कंज्यूमर्स का भी लाभ होगा इससे। और इससे जो जो वेस्टेज होती थी, जो एग्री प्रोड्यूस की, मतलब जो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से जो वेस्टेज होती थी, वो भी काफ़ी हद तक मतलब सुधरेगा या काफ़ी हद तक कम होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो राइटर कहते हैं, ये जो ईसीए की अमेंडमेंट से होगा या रिफॉर्म से होगा, ये है जो फार्मर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना फसल को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को बेच सकता है आउटसाइड जो एपीएमसी यार्ड से। और इससे क्या होगा, एक ग्रेटर कंपटीशन होगा अमंग्स बायर्स, और इससे क्या होगा, तो मतलब मंडी फ़ी है जो वो भी कमेगा, और जो कमीशन था, जो आढ़तिया, जो कमीशन एजेंट्स थी जो कि कमीशन लेते थे जो फार्मर्स से एपीएमसी में बेचने के लिए, वो भी काफ़ी कमेगा। और जो सेस से जो टैक्स लगती थी फसल में, वो भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब वो कमा देगी, जो एपीएमसी मार्केट्स में लगाती थी, और इससे जो फसल की दाम ज़्यादा होने का जो संभावना था वो भी काफ़ी हद तक कमेगा, क्योंकि अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, तो वो मतलब कम रेट में मतलब अपना हिसाब से वो फसल खरीदेंगे फार्मर से, और लोगों को, कंज्यूमर को बेचेंगे तो बिना टैक्स के, तो उसमें तो वो कम दर पे बेच सकते हैं, इससे कंज्यूमर्स का लाभ होगा। और हमारे जो फार्मर्स है वो मतलब ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब ज़्यादा वो मतलब उनको नुकसान हो रहा है मार्केटिंग प्रोसेस में, जितना कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो प्रोडक्शन में इतना लॉस नहीं होता जितना उनका मार्केटिंग में लॉस होता है, क्योंकि उनको बेचने का मतलब पर्याप्त मंडी नहीं मिलता है, या वो मतलब जितना दाम उनको चाहिए, जितना उनको लाभ चाहिए, उस रेट में वो जो एपीएमसी है मार्केट है उसमें वो बेच नहीं पा रहे थे। तो और जो एपीएमसी मार्केट है वो एक मोनोपोलिस्टिक मतलब एक बिजनेस, एक ना एक तो एक बिजनेस चला रहा था, और उसमें मतलब हाई इंटरमीडिएशन कॉस्ट, मतलब उसमें सेल करने में फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और उनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। तो अभी ये जो अमेंडमेंट होगा उससे उनका काफ़ी अच्छा होगा, और उनको एक बेटर प्राइस मिलने का भी मतलब संभावना होगा, क्योंकि अभी वो अपने दाम से दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं, और उनकी जो इनकम से वो भी इम्प्रूव होगा। और जो बैरियर्स है इंटरस्टेट ट्रेड का, उसको हटाने से भी क्या होगा, जो मूवमेंट होगा एग्रीकल्चर गुड्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, वो भी काफ़ी सुधरेगा, और उसका जो प्राइस स्टेबिलिटी में भी इससे काफ़ी मतलब जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फसल की जो प्राइस स्टेबिलिटी, उसमें भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और ये जो फार्मर्स की है और जो फार्मर्स है जो जो मतलब सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, उनको मतलब इस तरह से वो उनको बेटर प्राइस मिलेगा अपना फसल का। और जो कंज्यूमर्स है जो कि जहाँ पे शॉर्टेजेस थी फसल का, उनको भी, उनके लिए भी लाभ होगा, क्योंकि जब मतलब बायर्स खरीद पाएंगे कम रेट पे फार्मर्स से, तो वो कम रेट पे कंज्यूमर को बेच भी सकेंगे, और इससे कंज्यूमर को मतलब कम दर पर फसल या उनको एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ मिलेगा, और इंडिया को एक कॉमन मार्केट मिलेगा एग्री प्रोड्यूस का। तो ये काफ़ी मतलब एक हद तक एक बहुत ही कारगर मतलब रिफॉर्म्स होगा, ये कहना है राइटर का।
और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अशोक गुलाटी जी कहते हैं ये कि जो ये एक लीगल एनवायरनमेंट बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और इससे क्या होगा, इस फार्मर को मतलब एश्योर्ड प्राइस मिलेगा। और एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब फसल की बुआई के समय ही उनको एक एश्योर्ड प्राइस मिल जाएगा, और इससे उनको एक मतलब सेफ्टी मिलेगा उनकी मतलब फसल की, और एक इंश्योरेंस टाइप हो जाएगा। और जो उनको जो क्रॉपिंग डिसीजंस थी वो मतलब मतलब फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा, क्योंकि उनको तो ये श्योर हो जाएगा कि उनको वो अगर फसल करते हैं तो उनको ये दाम मिलना ही है, उनकी लॉसेस की कोई चांस नहीं होगा। तो अभी तो क्या होता था, फार्मर्स को पिछले साल की जो रेट था उसी के हिसाब से मतलब फसल करना था या फसल करने की डिसीजंस लेनी थी, लेकिन अभी वो फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएंगे। ये डिसीजंस फॉरवर्ड लुकिंग होगा क्योंकि उनको मतलब एक एश्योर्ड दाम मिलेगा, और इससे जो मार्केट रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, ये कहना है राइटर का। लेकिन राइटर यहाँ पे कहते हैं कि एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि जो बिग बायर्स है, जो किसी के प्रोसेसर्स है या एक्सपोर्टर्स है या ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेलर्स है, वो मतलब उनको जो इंडिविजुअल फार्मर्स तक जाना ये एक अच्छा एक प्रोपोजिशन नहीं होगा। मतलब वो कैसे जाएंगे एक फार्मर की घर में, या फार्मर तक वो कैसे पहुंचेंगे या उनकी फसल खरीदने के लिए, ये एक अच्छा प्रोपोजिशन नहीं होगा। इसके लिए एक मतलब स्केल मतलब एक यूनिफॉर्मिटी लाना होगा, और इसके लिए क्या क्या करना होगा, सरकार को बिल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना होगा। तो बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी इंटरेस्ट, तो फार्मर की इंटरेस्ट के बेस में ले लोकल जो प्रोडक्शन होती है उस कम्युनिटी इंटरेस्ट के, लोकल जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है उसके बेस में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करना होगा, जिसमें जाके फार्मर अपना फसल बेच सकती हैं। तो इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी बनेगा फसल की बेचने की, और ट्रांजैक्शन जो होगा वो लॉस मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम होगा, और जो बार्गेनिंग पावर है फार्मर्स की वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो मतलब वो फार्मर अपने जो फसल की उचित दाम लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो नाबार्ड है उसको इंश्योर करना होगा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको उनको वर्किंग कैपिटल मिले एट 7% इंटरेस्ट रेट। जो और ये वही रेट है जो फार्मर पे करती है अपना जो क्रॉप लोन्स में। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी वर्किंग कैपिटल उसी रेट में मिले जिस जिस रेट पे फार्मर्स अपना लोन्स देते हैं। तो करेंटली जो जितना भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो मतलब जो इंटरेस्ट लोन देते हैं वो 18 to 22% इंटरेस्ट रेट में देते हैं। तो ये जो एंटायर बिजनेस है जो फार्मर से फसल ख़रीदने का या वो काफ़ी हद तक कॉस्टली बनाया जाता है, क्योंकि उनको जो बायर्स है उनको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो काफ़ी लागत आती है उसमें। तो इसलिए वो मतलब अपना फसल की जो प्रोडक्ट्स है जो बेचते हैं उसमें भी वो दाम ऐड कर देते हैं, इससे कंज्यूमर को काफ़ी नुकसान होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं इसमें एक अंदेशा है, यहाँ पे एक रूमर्स ये स्प्रेड हो रहा है कि जो प्राइसेस ऑफ पेरिशेबल गुड्स है अगर 100% तक इंक्रीज़ होती है, और नॉन पेरिशेबल गुड्स की जो अगर बाई 50% इंक्रीज़ होती है, तो स्टॉकिंग लिमिट्स है जो ये जो ईसीए के अंडर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर वो फिर से रीइम्पोज कर दिया जा सकता है। देखिए ऐसे कि अगर पेरिशेबल गुड्स हो गया, साग सब्जी, वो अगर 100% दाम हो गया, दोगुना हो गया उनका दाम, और नॉन पेरिशेबल आइटम का अगर मतलब 50% बढ़ गया, तो ये फिर से एक्ट को फिर से लागू किया जा सकता है, ये अंदेशा है। तो इस पे एक मतलब ये एक संदेह का बात है। और अभी देखिए अगर राइटर का कहना है, ये प्रश्न करते हैं, अगर जो ओनियन का दाम अगर 22 रुपया पर के जी से अगर 44 kg हो गया एक महीने में, क्या उसमें क्या स्टॉकिंग लिमिट को मतलब फिर से इम्पोज कर देगा क्या सरकार को? मतलब ये एक मतलब सोचने वाला बात है, और ये ऐसा करने से और भी नुकसान होगा। तो ये अगर सरकार करती है, ये कैपिंग लगा देती है, तो जितना भी रिफॉर्म्स लाई है उसको बेमाने कर देगी, ये कहना है अशोक गुलाटी जी का। और यहाँ पे ये सोचना होगा कि जो ये जो कैपिंग लाएगी या जो रिफॉर्म्स लाएगी उसमें एक्स्ट्रा बर्डन जो होगा वो कितना कंज्यूमर तक होगा, और तो एक घर का जो फूड बजट है उस पर कितना असर होगा, ये जो मतलब रिफॉर्म्स है या जो एक्स्ट्रा बर्डन लगा देगी, जो कैपिंग लगा देगी या जो फिर से नियम लागू कर देगी, तो उससे जो कंज्यूमर को कितना बर्डन होगा या
घर की जो बजट है, एक आम घर की जो भारतीय घर की जो बजट है उसमें कितना इफेक्ट होगा, ये भी सोचने लायक बात है, ये कहना है राइटर का। और अंत में राइटर ये कहते हैं ये अगर रिफॉर्म्स मतलब जैसे लिखे हैं उसे अगर इम्प्लीमेंट होता है, ये एक नई एक युग होगा, ये नई एक सूचना होगा जो हमारा एग्री मार्केटिंग जो सिस्टम है उस मतलब जैसे कि रिफॉर्म्स लाई थी 1991 में, उसी तरह एक नई एक अध्याय होगा देश की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर में। तो अभी हमें तो जब तक ये प्रिंट में नहीं आती है ये नियम्स, तब तक हमें मतलब वेट करना होगा। तो ये था आर्टिकल हमारे 1991 मूवमेंट फॉर एग्रीकल्चर की एनालिसिस। तो आइए एनालाइज करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, ये है फाइटिंग द अदर कंटिजेंट, सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया। दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है फाइटिंग द अदर कंटेजियन, सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया आर्टिकल। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में सलमान खुर्शीद जी ये कहते हैं कि एक घटना कहते हैं, विवरण करते हैं कि 50 साल पहले में 1970 को स्टूडेंट्स ऑफ अमेरिका की जो कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी है इन ओहायो की, उस वो गैदर हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए जो वियतनाम वॉर के विरुद्ध। तो अमेरिका जो वर्ल्ड की जो विश्व की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो तब फेल हो गई थी, और जो ओहायो स्टेट नेशनल गार्ड है उसने जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे गोली बरसा दी और 4 स्टूडेंट को मार डाला था। तो ये ऑब्जर्वर्स जो यूएस के जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि एक नेशन ड्रिवन टू यूज द वेपन्स ऑफ वॉर अपॉन इस यूथ इज़ ए नेशन ऑन द एज ऑफ chaos। मतलब जो नेशन अपने ही सैन्य से अपने ही लोगों पे, अपने यूथ्स पे अगर गोली चलाएगी, वो नेशन बर्बादी की ओर जा रही है। तो ये था एक ऐतिहासिक घटना कि अगर सरकार अपने ही लोगों पे अत्याचार करेगी या अपने ही लोगों पे प्रशासन मतलब का मिसयूज़ करेगी, तो ये नेशन की जो फ्यूचर के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, ये कहना है राइटर का। और जो ये ओहायो की प्रोटेस्ट क्यों सिग्निफिकेंस रखती है, ये क्योंकि जो वियतनाम वार है उसकी जो समाप्ति है वो ओहायो स्टेट प्रोटेस्ट से मतलब शुरू हुई थी, ये कहना राइटर का। और ये जो अमेरिका की जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा के लिए चेंज कर दी थी। और 1 साल बाद जो ओहायो स्टेट शूटिंग्स हुई थी जिसमें 4 यूथ्स मारे गए थे, तो सरकार ने जो वोटिंग एज है लोगों का वो चेंज करके रिड्यूस करके 18 तक ले आया था। और मतलब स्टूडेंट्स को ये राइट दिया गया कि वो राइट टू वोट कर सकते हैं। मतलब इससे एक मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस लाई हैं विश्व की पॉलिटी में। और इसका इफेक्ट हमारे भारत में भी आया था जब राजीव गांधी सरकार ने जो वोटिंग एज है 21 से 18 कर दिया था। तो जो जनरेशन तो जो ये तो जनरेशन ऑफ वर्ड यंग पॉपुलेशन ही थे जो मतलब जो वियतनाम वार को ख़त्म करने में सफल हुए थे। यद्यपि इसका जो लेजिस्लेशन लाया था मतलब 1975 में ये इसका जो लेजिस्लेशन है वो जो वार कम्प्लीटली ख़त्म हुआ था। और भारत में भी ऐसा ही एक घटना देखा गया है जो जनवरी और फरवरी के महीने में जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट थी उसमें देखा गया है, जो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट था, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो और ये पर्टिकुलर जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स थे, तो इससे जो ओहायो स्टेट प्रोटेस्ट थी उससे वो तुलना करते हैं कि वो भी एक देश हित में ही एक प्रोटेस्ट था, वो देश विरोधी प्रोटेस्ट नहीं था। तो ये जो शाहीन बाग की प्रोटेस्ट थी वो भी मतलब देश हित में ही एक प्रोटेस्ट थी, ना कि देश के विरुद्ध ये प्रोटेस्ट था, ये कहना राइटर का। और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तो किसी कई को तो सेडिशन और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत उनको और जो टेररिज्म की तहत मतलब उनको अरेस्ट किया गया है। और जो कोविड-19 की जो महामारी के बाद वो सभी लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट है उसको बंद कर दिया है। और अभी कोई तो सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है उनको अरेस्ट करने का, लेकिन यद्यपि कईयों को तो सरकार ने अरेस्ट किया है आपका कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद भी। और उनके जो चार्जेस लगाए गए हैं सेक्शन 302 आईपीसी के तहत मर्डर और सेक्शन 13 ऑफ द यूएपीए के तहत, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। तो
इस दौर पे ये मालूम होता है कि जो हमारा जो संविधान की जो नींव है वहाँ पे जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, जो आर्टिकल्स इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ जो इक्वालिटी कहती है 14, 19 और 21, जो इन व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात करती है, वो सभी को मतलब उसको भी लॉकडाउन पे ला चुकी है सरकार, इस ऐसे कार्रवाई से, ये कहना है राइटर का। और राइटर ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी साधारण टाइम पे तो राइट उतना मैटर नहीं करता है, मतलब वो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स होता है तब हमारा जो संविधान ने जो राइट्स दिया है वो बहुत ही मैटर करता है। और जो जो ग्रेट लीगल फिलोसोफर यहाँ पे सलमान खुर्शीद जी बात करते हैं रोनाल्ड डवर्किन की, तो उनकी जो किताब थी जो टेकिंग राइट सीरियसली, उसकी उल्लेख करते हैं और कहते हैं जो ये एक विपरीत परिस्थिति होती है तब लोगों की जो सिटीजन, ऑर्डिनरी सिटीजन की जो राइट्स है वो बहुत ही मायने रखता है, ये कहना है उनका। और अंत में राइटर ये कहते हैं कि जो पोस्ट कोविड की कोरोना वायरस के बाद की जो दुनिया होगा वहाँ पे हमें एक नई स्टार्ट करना होगा। तो हमें क्या जो यूनाइटेड और हमें एकजुट होके और एक दूसरे पे भरोसा करके हमें आगे बढ़ना होगा। और जो हम जो भी जो लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस है आगे भी जो हम एकजुट से या मिलजुल के या एक दूसरे के भरोसे में हम जो फाइट कर रहे थे, उसी तरह हमें कोविड-19 वो जो लॉकडाउन के बाद या कोरोना वायरस के बाद की दुनिया में हमें मिलजुल के या एक साथ एक दूसरे को भरोसा करके हमें जीना होगा या आगे बढ़ना होगा। और जो इन्फेक्शन ऑफ हेट है, जो और उनकी जो उसको हमें क्रश करना होगा, उसको दबाना होगा। और इसको जो उनकी जो स्प्रेडर्स है उनको भी दमन करना होगा। और जो मीनिंगलेस और मिसडायरेक्टेड जो हेट है उसको हमें ख़त्म करना होगा। और हमें सभी चीज़ में जो हर बात पे हमें इंडिया को आगे रखना होगा, इंडिया की हित को आगे रखना होगा और बाकी सबको परे रखना होगा। और इंडिया को आगे रखना होगा और मानवता को आगे रखना होगा, तभी हम एज ए नेशन आगे बढ़ सकते हैं, ये कहना राइटर का। और ये तो एक नया मंत्र नहीं है, ये हम आगे भी कर चुके हैं, आगे भी करते आए हैं। और तो ये जो कोरोना वायरस की फ़ाइट में भी हम मिलजुल के मतलब आगे बढ़ रहे हैं या उसको फाइट कर रहे हैं। और आज से अगर 50 साल के बाद जो इतिहास लिखा जाएगा या लोग जो कहेंगे वो हमें ये प्रशंसा करेंगे या वो कैंडल जलाएंगे दैट टू इंडिया, मतलब जब सिचुएशन जो इतना जो गंभीर परिस्थिति थी जो कोरोना वायरस की, उससे भी हम एकजुट से या मिलजुल के उससे उभर पाए हैं। और इसी को इतिहास दोहराएगा, इसी के लिए हमें इतिहास प्रशंसा करेगी, ना कि हमारे जो हेट्रेड, हम अगर हेट्रेड करें या एक दूसरे पे से बैर करें, उसके लिए हमें भविष्य की जो लोग आएंगे, जो हमारा जो प्रजन्म होगा वो हमें याद करेगा या हमें प्रशंसा करेगा। तो हमें ये इस बारे में हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे मतलब एक साथ रह के, मिलजुल के रह के, एक दूसरे पे भरोसा करके जो ये प्रेजेंट क्राइसिस है उससे उभर सकते हैं और हमें भारत को बचा सकते हैं इस कठिन परिस्थिति से। हम यही बात के लिए हमें एकता, अखंडता और भारत की हित के बारे में सोचने के लिए ही हमारे भविष्य की प्रजन्म हमें याद करेगी, ना कि भेदभाव और हेट्रेड के लिए। तो ये आर्टिकल था फाइटिंग द अदर कंटिजेंट का एनालिसिस। थैंक यू।